जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 11 के भूगोल की क्लास में और वो भी प्रैक्टिकल की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लास्ट के 3 चैप्टर छठा, 7वां और 8वां उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से, जो कि आपके छठे चैप्टर वायवीय फोटो का परिचय वहाँ से लिए गए हैं। और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न से ही अपनी बात स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किन वायवीय फोटो में क्षैतिज तल प्रतीत होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। वायवीय फोटो में क्षैतिज तल प्रतीत होता है। ऊर्ध्वाधर, लगभग ऊर्ध्वाधर, अल्प तिर्यक या अति तिर्यक, कौन सा होगा इसका सही उत्तर? और वो है अति तिर्यक। अब एक चीज ध्यान रखिए, टॉपिक है अपना वायवीय फोटो। अब वायवीय फोटो किस प्रकार खींचे जाते हैं तो बताना चाहूंगा। इसको खींचने के लिए या तो वायुयान या फिर हेलीकॉप्टर, इनके अंदर कैमरे लगा दिए जाते हैं और इन कैमरों के द्वारा जो धरातल की आकृतियां हैं उनके फोटो है वो खींचे जाते हैं। भारत की अगर बात करूं इसके लिए, तो भारत के अंदर सबसे पहले 1920 में आगरा शहर का जो फोटो है वो लिया गया था, आगरा शहर का। और इस वायवीय फोटो को लेने के लिए भारत के अंदर 3 प्रकार की एजेंसियां काम करती है। एक तो जो इंडियन एयरफोर्स है वो, एक है दूसरी वायु सर्वेक्षण कंपनी जो कोलकाता के अंदर है, कोलकाता में है ये, और एक है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान जो कि हैदराबाद में है। ये 3 इसके लिए अधिकृत होती है। और इन वायवीय फोटो का उपयोग है वो स्थलाकृति मानचित्रों को खींचने में और उसका निर्वचन करने के लिए किया जाता है। और एक चीज यहां और क्लियर करना चाहूंगा, जो अपना इसका कैमरा होता है उस कैमरा अक्ष की स्थिति के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं वायवीय फोटोग्राफ्स। एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है अल्प तिर्यक और एक होता है अति तिर्यक, जो कि अभी अपनों ने किया इस प्रश्न के अंदर भी क्षैतिज तल प्रतीत होता है। इसका उत्तर है अति तिर्यक। और एक चीज, अति तिर्यक, ऊर्ध्वाधर और अल्प तिर्यक, ये जो 3 हैं, इन तीनों के गुणों की अगर बात करते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर है और अल्प तिर्यक है इनमें क्षैतिज प्रतीत नहीं होता है, जबकि अति तिर्यक है उसके अंदर क्षैतिज तल है वो प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा। और ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत है वो झुकाव है जो 3 डिग्री से कम होता है, और अल्प तिर्यक है वो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का विचलन इसके अंतर्गत होता है। इसमें 3 डिग्री से कम का होता है, इसमें 30 डिग्री तक का होता है। और अति तिर्यक के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत 30 डिग्री से अधिक का विचलन है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से वायवीय फोटो का ये कंसेप्ट आपने क्लियर कर रखा है। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न से, क्या निम्न में से किस वायवीय फोटो में अधोबिंदु और प्रधान बिंदु एक दूसरे से मिल जाते हैं? अधोबिंदु और प्रधान बिंदु एक दूसरे से मिल जाते हैं, ये किसके अंतर्गत होता है? ये होता है ऊर्ध्वाधर, जो वर्टिकल जो टाइप है उसके अंतर्गत ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा तीसरा, क्या वायवीय फोटो निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किसका एक प्रकार है? वायवीय फोटो है वो किन प्रक्षेपों में से एक प्रकार है वो माना गया है? तो वो उत्तर सही कौन सा होगा? वो है केंद्रक। अगला प्रश्न है कि कैमरा लेंस के केंद्र से भूविन्यास पर खींचे गए लंब का निचला भाग क्या कहलाता है? कैमरा लेंस के केंद्र से भूविन्यास पर खींचे गए लंब का निचला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? वो है अधोबिंदु, अधोबिंदु भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या लक्ष्यों के बिंबों को पहचानने और उनके सापेक्षिक महत्व को जानने का कार्य क्या कहलाता है? प्रतिबिंब निर्वचन, वायवीय निर्वचन, फोटोग्रामिति या वायु फिल्म निर्वचन क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रतिबिंब
निर्वचन। अगला प्रश्न है छठा कि प्रथम वायवीय फोटो लिया गया था, पहली बार वायवीय फोटो है वो कब लिया गया था? ये लिया गया था 1858 के अंतर्गत भी, 1858 के अंतर्गत। अगला है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र की प्रास, जो विजिबल रेंज है उसकी क्या होती है प्रास रेंज? 0.8 से 0.10 म्यू माइक्रोन, 0.4 से 0.7 म्यू माइक्रोन, 0.1 से 0.4 म्यू माइक्रोन, 0.8 से 0.14 म्यू माइक्रोन क्या होती है? तो वो है 0.4 से 0.7 म्यू माइक्रोन। अगला है अल्प तिर्यक में कैमरा अक्ष झुका होता है, कितना झुका होता है अल्प तिर्यक में? वो होता है 15 से 30 डिग्री, 15 से 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखिएगा नौवां कि भारत में सबसे पहले बड़े पैमाने पर आगरा शहर का वायवीय फोटो कब लिया गया था? कब लिया गया था? 1920 में, 1920 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? बहुत प्यारा प्रश्न। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में भी, हैदराबाद के अंदर। अगला प्रश्न है कि कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायवीय फोटो का प्रकार है, तो ऊर्ध्वाधर है, अल्प तिर्यक है, अति तिर्यक है, यहां निर्यक लिखा है दूसरे पे, तिर्यक ये भी, अल्प तिर्यक, ऊर्ध्वाधर, अति तिर्यक। तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया कंसेप्ट के अंदर, तो ये है सारे ही उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 7वें चैप्टर से है, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न से लिया गया है, सुदूर संवेदी का परिचय जो अपना टॉपिक है कि धरातलीय लक्ष्यों को सुदूर संवेदन विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जाता है, जैसे सुदूर संवेदक, मानवीय मानचित्र, फोटोग्राफिक। इनमें से कौन सा विकल्प उनके विकास का सही क्रम है? क्रम बताना है इसके अंतर्गत सही कौन सा होगा। पहले क्या होता है, पहले क्या होता है? आप इनको ए बी सी मानते हुए समझ लें, ए बी और सी। तो पहले कौन सा आएगा? पहला आएगा मानवीय नेत्र, उसके बाद में फोटोग्राफिक और उसके बाद में सुदूर संवेदक। तो कौन सा हो जाएगा? बी सी ए हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण क्षेत्र का प्रयोग उपग्रह सुदूर संवेदन में नहीं होता? नहीं होता ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, सूक्ष्म, अवरक्त, एक्सरे या दृश्य क्षेत्र। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सरे क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां कि चाक्षुक व्याख्या तकनीक में निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता? धरातलीय लक्ष्यों की स्थानीय व्यवस्था, इसका किया जाता है भी। प्रतिबिंब के रंग परिवर्तन की आवृत्ति, इसका भी होता है। लक्ष्यों की अन्य लक्ष्यों के संदर्भ में ये भी होता है। आंकिक बिंब प्रक्रमण ये नहीं होता, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये पूछा है भी। किस क्षेत्र का, दोबारा देख लें क्वेश्चन, चाक्षुक व्याख्या तकनीक में किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? तो आंकिक बिंब प्रक्रमण है, उसका प्रयोग है वो नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग किया गया। सुदूर संवेदन का प्रयोग सर्वप्रथम है वो कब किया गया था, किस दशक में? ऑप्शन आपके सामने है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1960 के दशक में भी। अगला प्रश्न है कि भूस्थितिक उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आपने यहां पर इस चैप्टर के अंतर्गत दो प्रकार के, एक तो है वो IRS और दूसरा आपने इनसेट, इनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। IRS कौन सा होता है? जो सूर्य तुल्यकालिक होता है। और इनसेट कौन सा होता है? ये होता है भूस्थितिक उपग्रह, जो कि किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। IRS की बात करें तो IRS है, IRS ये 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। और भूस्थितिक उपग्रह है ये होते हैं पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर।
अगला प्रश्न देखिएगा, क्या फोटोग्राफिक बिंब प्राप्त किए जाते हैं, किस प्रास पर प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन 0.3, 0.9, 0.12, 0.15, 0.9, 0.12, 0.0 से 0.2 म्यू माइक्रोन प्रास किस पर होता है? तो वो है पहला ही 0.3 से 0.9 मिली माइक्रोन प्रास पर प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन में उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंब से शस्य भूमि, एग्रीकल्चर जो लैंड है, वो किस कलर से दिखाई जाएगी? किस कलर से दिखाएंगे? काले से, चमकीले लाल से, पीले से या हरे से? तो ये प्रदर्शित की जाती है चमकीले लाल रंग से, चमकीले लाल रंग से। अगला है कि भारत का भूस्थैतिक उपग्रह कौन सा है? भारत का भूस्थैतिक उपग्रह, भारत का भूस्थैतिक उपग्रह कौन सा है? वो है इनसैट। इनसैट ये भारत का स्थैतिक उपग्रह है। इसमें मीटोसेट दिया है, तो ये यूरोपीय जो अंतरिक्ष संस्थान है उसका है। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां है, क्या सुदूर संवेदी उपग्रहों को लगाया जाता है? कितनी ऊंचाई के ऊपर लगाया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह कौन से होते हैं? IRS वाले, IRS, सुदूर संवेदी उपग्रह IRS। और कहां लगाते हैं इसको? 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है कि भूस्थैतिक उपग्रहों की कक्षीय अवधि कितनी होती है? इनसेट जो उपग्रह है उनकी कक्षीय अवधि टाइम है, वो कितना टाइम होता है? 12 घंटे, 24, 48 या 72 घंटे? तो क्या होता है वो है 24 घंटे। 24 घंटे में, यानी पृथ्वी के साथ ही अपना टाइम है वो कंप्लीट कर लेता है। प्रतिबिंब निर्वचन का तत्व है, प्रतिबिंब निर्वचन का तत्व कौन सा है? आभा या रंग, गठन, आकार, उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही इसके एलिमेंट है वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 23वां क्वेश्चन है अब आपके सामने। प्रत्येक दिन के लिए भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन सा विभाग करता है? आपका अंतिम चैप्टर मौसम यंत्र, मानचित्र और चार्ट वाला है ये। प्रत्येक दिन भारत के लिए मौसम मानचित्र का निर्माण कौन सा विभाग करता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे, भारत की बात आ रही है तो भारतीय मौसम विभाग करता है भी। अगला प्रश्न है कि उच्च और निम्न तापमापी में कौन से दो द्रव्यों का लिक्विड का प्रयोग है वो किया जाता है? उच्च और निम्न तापमापी के अंदर किन दो लिक्विड का प्रयोग किया जाता है? कौन सा होगा इनमें से सही उत्तर? तो वो है तीसरा, पारा और एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो वो कहलाती है समदाब रेखाएं कहलाती है भी, समदाब रेखाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र है, मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र कौन सा है? तापमापी, दाबमापी, मानचित्र या मौसम चार्ट? तो वो है मौसम चार्ट, प्राथमिक प्राइमरी एलिमेंट है ये। अगर वायु में आर्द्रता अधिक है तब आर्द्र और शुष्क बल्ब के बीच पाठ्यांक का अंतर कैसा होगा? अगर वायु में आर्द्रता अधिक है तब उस सिचुएशन में आर्द्र और शुष्क बल्ब के बीच पाठ्यांक का अंतर है वो क्या होगा? वो होगा कम। अगला प्रश्न देखिएगा 28वां, कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना है वो कब हुई थी? 73 में, 76 में, 75 में या 75 में 1900? तो वो हुई, ध्यान रखिएगा, 1875 में। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में, अंग्रेजों के टाइम ही। क्या वात दिग्दर्शी से मापा जाता है? क्या मापते हैं वात दिग्दर्शी से? वायु का वेग, सूर्य की तेजी, वायु की दिशा या वायु की तीव्रता? तो ध्यान रखिए, वात दिग्दर्शी से हम वायु का वेग मापते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किसमें मापते हैं वायुमंडलीय दाब? एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वो मिली बार के अंदर मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रधान दिशाएं किस यंत्र से दर्शाई जाती है?
प्रधान दिशा यानी वायु की दिशा के निर्धारण की बात हो रही है, वायु की दिशा निर्धारण की बात हो रही है। वात दिग्दर्शी से, वात दिग्दर्शी, वर्षा मापी, पवन वेग मापी या वायु मापी से। एक पहले आया था वात दिग्दर्शी, उससे तो हमने कहा इससे वायु का वेग मापा जाता है, वायु का वेग मापा जाता है इससे तो। और प्रधान दिशाएं किस यंत्र से मापी जाती है, वो है पवन वेग मापी से मापी जाती है। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निर्दर वायु दाब मापी के डायल की सुई के दक्षिणावर्त घूमना क्या दर्शाएगा। डायल की सुई के दक्षिणावर्त घूमना है वो क्या शो करेगा, दाब का घटना, दाब का स्थिर, बढ़ना या इनमें से कोई नहीं। तो ये शो करता है भी यहाँ भी दाब में बढ़ोतरी हो रही है। वामावर्त होगा तो दाब घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य अवस्था में समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है। सामान्य अवस्था में समुद्र तल पर वायु दाब, ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, देखिए आप इनमें से क्या होगा सही उत्तर, और वो है 1.03 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी, याद होगा आपको, इसकी स्थापना हुई 1875 के अंदर, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है, वो है दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो, प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो, वो क्या कहलाती है, ये बताना है इसके अंतर्गत। आइसोहेल, समदाब, सममेघ या समवर्षा, तो वो कहलाती है आइसोहेल। आइसोहेल, तो आइसोहेल उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं जहां डेली माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि है वो समान होती है। तो ये थे आपने 11वीं प्रैक्टिकल के अंतिम 3 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यास के लिए थे ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जो सीनियर लेवल तक के जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात हमने आज यहाँ की, और उम्मीद करता हूँ आप सब साथी, सब बच्चे लाभान्वित हो रहे होंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और एक बात, जो प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी से जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आपने अपना सेंटर देख लिया होगा, उचित समय पर आप सेंटर पर पहुंचिएगा। आप सब साथियों को सिद्धिविनायक परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने आपको कहा था भी +2 ज्योग्राफी का सारा मैटर ऑलरेडी चैनल के ऊपर उपलब्ध है। +1 का मैटर कम था, तो मैंने सारे जो थ्योरिकल और प्रैक्टिकल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीनियर लेवल तक के हो सकते थे वो आज दिन तक मैंने कंप्लीट है वो करवा दिए हैं। तो यानी मैंने जो आपसे वादा किया था वो कंप्लीट कर दिया है। अब आप बिना किसी भय घबराहट के खुद पर विश्वास करते हुए परीक्षा हॉल में पहुंचिएगा। अब आपको कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। जितना समय आपके पास बचा है बार बार रिवाइज कीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए भी मेरी तैयारी अच्छी है, मेरा पेपर अच्छा होगा। घबराइएगा नहीं, कोई नकारात्मक विचार है आप अपने मन में नहीं लाइएगा। जीत जाएंगे हम, यही फीलिंग रखिएगा। बहुत फर्क पड़ता है इस पॉजिटिविटी से जो हमें विजेता बना देगी। तो एक बार पुनः आप सब साथियों को, सब बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।